मैं डॉक्टर शरीफ प्रेपअप एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के अध्याय 6 पर चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए जल्दी आज की इस टेस्ट सीरीज को शुरू करते हैं। पहला सवाल, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ए ब्रिटेन, बी आयरलैंड, सी संयुक्त राज्य अमेरिका और डी कनाडा। जैसे ही स्क्रीन पर सवाल आया करे आप उसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दिया करें। तो इसका आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना आयरलैंड के संविधान से ली गई है। एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा कुछ था ही नहीं, फैक्चुअल सवाल है। अगला सवाल है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ए भाग 4 में, बी भाग 1 में, सी प्रस्तावना में, डी भाग 3 में। इसका आंसर होगा ए। अगर आपने शुरू के मेरे शब्दों को सुना होता तब भी आपका आंसर सही हो चुका होता। संविधान के भाग 4 में हम भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को देख सकते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ साथ नागरिक जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करेगा। अगला सवाल है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य? ए अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, बी कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, सी सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सवाल पूछा कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य, इसका आंसर होगा ए। मैं समय का भी ध्यान रख रहा हूँ इसलिए जल्दी आपके सवाल करने की कोशिश कर रहा हूँ। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य की पूर्ति भाग 4 में की गई है। इन अनुच्छेदों के माध्यम से अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है, जैसे कि समान कार्य के लिए महिला और पुरुष को समान वेतन, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना आदि। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? ए न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, बी हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, सी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा और डी अस्पृश्यता की परंपरा को समाप्त करना। बालक में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? इसमें मौलिक कर्तव्य बताना है। तो मौलिक कर्तव्य इसका आंसर होगा बी, यानी हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के का में किया गया है, यानी अनुच्छेद 51 का चा के अनुसार प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक यानी कंपोजिट कल्चर का महत्व समझे और उसे संरक्षित रखे। अगला सवाल होगा, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर
ए अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 57, सी अनुच्छेद 51 का और डी अनुच्छेद 24। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 51 का। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 51 का में है। संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में एक नया भाग यानी भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का जोड़कर नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में एक और 11वां मूल कर्तव्य शामिल किया गया। इस प्रकार वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। यानी भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? ए अनुच्छेद 31, बी अनुच्छेद 38, सी अनुच्छेद 35 और डी अनुच्छेद 39। इसका आंसर होगा सी अनुच्छेद 35। राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। इस बात का अर्थ है कि न्यायपालिका राज्य को निर्देशक तत्वों के तहत किसी भी कर्तव्य को निभाने के लिए बाध्य नहीं कर सकती, लेकिन राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो विधि बनाने में इन सिद्धांतों का पालन करे। अगला सवाल है, किसने कहा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है? ए के.एम. मुंशी, बी बी.आर. अम्बेडकर, सी के.टी. शाह और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर होगा सी प्रोफेसर के.टी. शाह ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व की तुलना ऐसे चेक से की थी जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। अगला सवाल है, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। ए जम्मू कश्मीर, बी नागालैंड, सी गोवा और डी मिजोरम। इसका आंसर होगा सी गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 के अंतर्गत सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान है, लेकिन गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। समान नागरिक संहिता जैसे विवाह, तलाक और उत्तराधिकारी आदि के संबंध में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लागू होता है। गोवा में ऐसा है, बाकी कहीं भी ऐसा नहीं है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? अनुच्छेद ए अनुच्छेद 30, बी अनुच्छेद 39 का और सी अनुच्छेद 25, डी अनुच्छेद 35 का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? इसका आंसर होगा बी 39 का में। संविधान के अनुच्छेद 39 का के अनुसार राज्य यह निश्चित करेगा कि कानून व्यवस्था का संचालन इस प्रकार हो कि सभी को समान रूप से न्याय उपलब्ध हो और आर्थिक रूप से कमजोर या अन्य प्रकार के
निर्योग्य या डिसेबल्ड व्यक्तियों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता फ्री लीगल एड की व्यवस्था हो और इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? ये एक ऐसा सवाल है जो बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। बहुत आसान सा सवाल है। मैंने कोशिश की है कि इस टेस्ट सीरीज में या इस भाग से हर वो सवाल ले लिया जाए जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका आंसर होगा ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 48 और डी अनुच्छेद 78। शायद सबका ही आंसर सही होगा बी अनुच्छेद 40। बहुत आसान सा सवाल है और बार बार ये एग्जामों में पूछा भी जाता है। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। राज्य इन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक है। और आज भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू है। अगला सवाल है, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? ए प्रस्तावना में, बी मौलिक अधिकार, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व और डी 7वीं अनुसूची। ये पृथक्करण। तो इसका आंसर होगा सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ताकि संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 50 में राज्य को लोक सेवाओं में न्यायपालिका यानी जुडिशरी को कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव से पृथक करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। इसका उद्देश्य है कि न्यायपालिका और कार्यकारी शक्तियां एक ही व्यक्ति में निहित न हों, ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जा सके। अगला सवाल है, नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है? ए ग्राम पंचायतों का गठन, बी 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा तथा निःशुल्क शिक्षा, सी औषधीय उपयोग के अतिरिक्त सभी नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध और डी कमजोर तथा पिछड़े वर्गों के विकास के लिए कार्य करना। इसका आंसर होगा बी। बाकी तीनों ऑप्शन गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। गांधीवादी विचारधारा में अनुच्छेद 45 भी में शामिल है, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन भी गांधीवादी विचारधारा में शामिल किया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत उदारवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत उदारवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है? ए न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण, बी समस्त देश के लिए एक समान सिविल संहिता प्रदान करना, सी कलात्मक तथा ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना और डी उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है। कौन सा सिद्धांत उदारवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है? न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण, ये बात भी सही है। समस्त देश के लिए एक समान सिविल संहिता प्रदान करना, ये भी सही है। कलात्मक इतिहास में ये भी सही है। इसका आंसर होगा डी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में उदारवादी सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड और अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक तथा ऐतिहासिक स्मारकों या स्थानीय वस्तुओं का संरक्षण करना आदि उदारवादी
विचारधारा से प्रेरित हैं। यह उदारवादी विचारधारा के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, इसलिए सारे आंसर सही होंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत समाजवादी विचारधारा का प्रतीक है? मैंने सवाल इस टेस्ट सीरीज में इस लिहाज से डालने की कोशिश की है, अगर आप इन सारे सवालों को कर लेते हो तो फिर आपका कोई भी सवाल किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो IAS का हो, PCS का हो, SSC, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस, कोई भी हो, कोई भी सवाल आपका गलत ना हो। देखिए, ए सभी को जीवन निर्वाह के उपयुक्त साधन प्रदान करना, B संपत्ति तथा उत्पादन के साधनों का कुछ लोगों में संकेंद्रण को रोकना तथा उनका न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करना, C कार्य की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रतिश्रुति सहायता का प्रावधान करना। उपरोक्त सभी, तो यहाँ समाजवादी विचारधारा का प्रतीक है और इसका आंसर होगा C। ये सारे के सारे समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत आते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। इसलिए इनको थोड़ा सा पढ़ते वक्त, जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि मुश्किल से सवाल है, लेकिन एक दो बार पढ़ने के बाद में आप सही सब ये आपके जाने पहचाने ऑप्शन हो जाएंगे और फिर इससे आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। समाजवादी सिद्धांत का लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना है। ये बात याद रखना, सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना है। ये सिद्धांत लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग पेश करता है। अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदैव अंग होता है एकात्मक संविधान का, लोकतांत्रिक संविधान का, समाजवादी संविधान का, संघीय संविधान का। बहुत आसान सा सवाल है, इसका आंसर होगा C। समाजवादी देशों ने अपने नागरिकों के मूल अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों को समान महत्व दिया है। अगला सवाल, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वो प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करें। ये कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संबंधित है? किस अनुच्छेद से संबंधित है? से होना चाहिए, से संबंधित है। कर्तव्य होगा कि वो प्रत्येक अनुच्छेद 48 का, अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 21। तो सवाल क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार। इसका आंसर होगा A, अनुच्छेद 48 का। बहुत अच्छा सवाल है, बार बार एग्जामों में पूछा भी जाता है ये सवाल। अनुच्छेद 48 का के अनुसार राज्य पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन और वन्य जीव की रक्षा करने का प्रयास करेगा और इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा एक विषय वो है जिसे संविधान में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है? A, धर्मनिरपेक्षता का व्यवहार करना, B, वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार आदि की भावना विकसित करना, C, सरकार को सभी करों का नियमित और सही ढंग से भुगतान करना और D, अपने कर्तव्यों का निष्पादन कर रहे या करने के दौरान किसी लोक सेवक पर आक्रमण न करना। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य की सूची में शामिल है। इसका आंसर होगा B। बहुत अच्छा सवाल है, बट पहली बार इसकी लैंग्वेज पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का जा के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? A, केंद्र सरकार, B, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, C, राज्य सरकार और D, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार। बहुत आसान सा सवाल है, इसका आंसर होगा
इसका आंसर होगा बी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है और मौलिक और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत ये 36 से लेकर 51 तक है। तो कोई भी अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक अगर आएगा तो वो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में शामिल होगा। संविधान का अनुच्छेद 41 के अंतर्गत राज्य अपने आर्थिक संसाधनों के अनुसार और विकास की सीमाओं के अंदर ये प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा प्राप्त करें। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत मनरेगा रोजगार के अधिकार के अंतर्गत शामिल आता है, यानी अनुच्छेद 41 के अंतर्गत ही मनरेगा को चालू किया गया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 का में वर्णित उद्योगों के प्रबंधन में श्रमों की भागीदारी किससे संबंधित है? ए, राज्य सरकार, बी, केंद्र सरकार, सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और डी, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार। ये बहुत आसान सा सवाल है, मैंने इसलिए डाल लिया कि थोड़ा बहुत पूरा चैप्टर करने के बाद भी अभी भी दिमाग चल रहा है या नहीं चल रहा है। मैंने पीछे भी बताया था कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है, तो 43 का कहाँ होगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पे, यानी इसका आंसर सी होगा। कुछ सवाल तो थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद में भी सॉल्व हो जाते हैं। अनुच्छेद 45 का को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो आप लाइक ज़रूर करें और इसको शेयर भी करें। मैंने कोशिश ये की है, कई सवाल आपको इस वीडियो में टफ लग सकते हैं और उसकी जो स्टेटमेंट हैं वो लंबे भी लग सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये रही है कि आपका एग्ज़ाम में कोई भी सवाल गलत ना हो और मैंने टाइम को भी ध्यान में रखा है। मैंने बहुत तेज़ी से सवालों को सॉल्व करने की कोशिश की है। अगर आपने अभी तक भी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको इस वीडियो में कोई सुझाव देना है तब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो प्ले स्टोर पर एक बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी प्रेपअप ऐप है। प्रेपअप ऐप है, इसमें फ्री डेली करंट अफेयर्स आते हैं। 8 से 10 न्यूज़ होती हैं, 1 पॉइंट होगा, 2 से 3 पॉइंट उस पर दिए रहते हैं और 8 से 10 न्यूज़ रहती हैं जो 8 से 10 मिनट में आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत अच्छी न्यूज़ है वो। और उसमें बैक ईयर के टेस्ट पेपर हैं, चाहे वो SSC, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस आदि सारे एग्ज़ामों के, लेखपाल हो, UPSSC हो, और साथ में उस पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी दी गई है। चूँकि आज के वक्त में लगभग 80 से 90% जितने भी पेपर हो रहे हैं वो सब ऑनलाइन हो रहे हैं, इसलिए ये ऐप बहुत ही अच्छी है। आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कीजिए और हर टेस्ट पेपर का पहला टेस्ट पेपर फ्री में दिया गया है, ताकि आपको पता चले कि आप ये ऐप कितना अच्छा है और इसके टेस्ट पेपर कितने स्टैंडर्ड के हैं। उसी तरीके से इसके टेस्ट पेपर बनाए गए हैं जिस तरीके से एग्ज़ाम में आते हैं। और पहला टेस्ट पेपर इसलिए फ्री रखा गया है ताकि आप जब इस ऐप को परचेज़ करें, इस ऐप की टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ करें, तो उससे पहले आपको पता चल जाए कि आप किस तरीके के सवाल परचेज़ कर रहे हैं। और इसकी कॉस्ट भी बहुत मिनिमम रखी गई है। एक है इसमें ऑल इन वन का मतलब है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। वो मात्र 350 रुपये में, 399 रुपये उसकी कॉस्ट है, 50 रुपये का कूपन भी है और आपको वो 350 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।